नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सचिन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम्हारी जाति हो कौन। ये लाइन नामधारी सिंह दिनकर की है, जो आज की सियासत में एकदम फिट बैठती है। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी आरजेडी शायद यही कह रही है कि बीजेपी से लड़ना हो तो मत रहो मौन, बताओ कि तुम्हारी जाति है कौन। यही वजह है कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद देश में सियासत, जाति की सियासत तेज हो गई है। सवाल यह है कि पिछले 3 दशक से बिहार में बदलाव क्या हुआ है। जाति की सियासत तो 3 दशक से दोनों नेता कर ही रहे हैं, तो बदलाव क्या आया। क्या बिहार में जाति की सियासत करने वाले तमाम बड़े नेता, ये जो खास लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, क्या इन्होंने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर ले आए। क्या पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार में बढ़ गई। ये तमाम आंकड़े बताएंगे, क्योंकि बात एक बार फिर से हो रही है कि यहाँ पर पैमाना यही आंका जा रहा है कि होना चाहिए आंकड़ा। क्योंकि लालू जब सत्ता में आए थे तो गरीबी का आंकड़ा था 54.9%। अब नए आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 52% रह गई है। यानी पिछले 33 साल में लालू और नीतीश महज 2.5% लोगों को ही गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए। तो अब सवाल यह है कि सबसे बड़ी जाति कौन सी है। हालांकि ये सर्वे रिपोर्ट तो 2 दिन पहले ही आई है, लेकिन पीएम मोदी ने 2019 में ही देश की सबसे बड़ी जाति गरीब का जिक्र किया था। ये सुनिए जरा। अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी, 2 जाति ही रहने वाली है और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और 2 जाति है, कौन सी। अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब। भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये 2 ही जाति है और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। देखिए, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। तो जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े से साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे जदयू रहा हो, चाहे आरजेडी रहा हो, जो भी वहाँ रहा हो, हमेशा अति पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। ये आंकड़ा जो सामने आया है एक बयां करता है। दूसरा, आंकड़ा प्रस्तुत करने वालों में जो अशिक्षित अनभिज्ञ राजनीति से लोग हैं, उनके आंकड़े जो हमने पढ़ा है कम दर्शाए गए हैं। जिस जाति का नाम कोई नहीं जानता है उसके आबादी तो ज्यादा बता दिए गए। राजवंशी, रजवार, भर, राजभर, राजधोग परसेंटेज में नहीं है। अब राजभर सामने आ गए कि देखिए जातीय जनगणना के वो समर्थन में है। 3% यहाँ पर राजभर हैं और उनका वोट मिलता आया है। अगर बाहर से चुनाव लड़ना पड़ जाए जहाँ पर अपनी जाति ना हो, सिर्फ विकास एक जाति हो या गरीब एक जाति हो, अमीर एक जाति हो, उस डिबेट पर अगर चुनाव लड़ना पड़ जाए तो क्या ये नेता टिक पाएंगे। क्या विकास की पॉलिटिक्स ही इस देश की हकीकत नहीं है, या फिर ये पार्टियां क्योंकि खुद को बचाने के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए ही फिलहाल काम करती रही हैं। भले बिहार का बेड़ा गर्क हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद आज भी सिर्फ खुद के अस्तित्व के लिए काम कर रही हैं कि जात की पॉलिटिक्स ही असली हकीकत है।
वहीं दरअसल जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अब राहुल के इसी बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। इसके साथ ही पीएम ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। तो ऐसे में इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीएम ने यह कहा कि अब इस हिसाब से राहुल क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे में तो सबसे बड़ी 80% आबादी तो हिंदुओं की होती है, तो सबसे बड़ा हक क्या हिंदुओं का हो जाएगा। वहीं कल पीएम मोदी ने जगदलपुर में भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीब की है और अगर उसका भला हो गया तो देश का भला हो जाएगा। भारत के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, गरीब के जीवन में बदलाव होना चाहिए। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? हमारे साथ हैं आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी। हमारे साथ हैं अरविंद मोहन मिश्र, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी। हमारे साथ हैं अनुराग पुनेठा जो कि हैं सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। एक आंकड़ा लेकर के बैठा हूं क्योंकि आप थोड़ा दूर हैं, मैं जानता हूं, लेकिन यहां पर तो अब भी भले हम चंद्रयान पर पहुंच गए हों, यहां पर आप तारीफ करते होंगे, देखिए हमने चंद्रयान पर पहुंचा दिया, लेकिन आज भी हकीकत में बात हम जात की कर रहे हैं। जातीय आंकड़े आ गए और नीतीश साहब जो है जैसे बहुत बड़े एक बार फिर से मसीहा बन गए और जातियों के जो है सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर के आए। उसके बाद भले वो राजभर हों, भले अनुसुईया पटेल हों, तमाम यही राग अलापने लग गए कि भैया होनी चाहिए, जातिगत जनगणना ही होनी चाहिए। लेकिन एक आंकड़ा, सर आंकड़ा ये कहता है कि 1990 में गरीब थे बिहार में 54.2%, 2021 में 52% आ गए। यानी आप 33 साल के अपने रूल में सिर्फ 2% ही गरीब जो है उनकी गरीबी मिटा पाए हैं, 2% गरीब जो है गरीबी रेखा से नीचे कर पाए हैं। और अब भी आप बात करते हैं, अभी ये रिपोर्ट कार्ड खुद को देते हैं, ये आपका फेलियर नहीं हुआ तो और क्या हुआ, और अब भी आप बात करते हैं तो वो जात की करते हैं। सचिन जी, आपने जो बात कही मैं इसलिए इस बात से सहमत हूं कि आप हमारे साथ अरविंद जी भी हैं और साथ ही सब जानते हैं कि देश में आप यदि दरभंगा में जाएं या छत्तीसगढ़ के किसी रिमोट में जाएं, कौन सी जाति गरीब है उस आधार पर यदि आप किसी को अनाज देंगे, क्योंकि वहां ऐसे लोग मिलेंगे जो कहने को आप ऊंची जाति का लिखेंगे तो लालू यादव क्या करेंगे, उनको वो कर देंगे। अल्पसंख्यक के लिए मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यदि कहीं रिमोट एरिया में नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर में ईसाई भाई बहन है तो क्या उनको क्या करेंगे? यदि उनकी आबादी चाहे वो कम होगी लेकिन उनमें यदि गरीबी है, यदि वहां पर सड़क बनना है, मकान बनना है, उनको अस्पताल की सुविधाएं मिलना है,
आप उस आधार पर करेंगे। और आपने जो लालू जी की बात जो कही, इसलिए कि मैं उस समय वहां था, कांग्रेस सरकार के लगातार विफल होने के बाद जब लालू यादव सत्ता में आए 90s में, तो उसके बाद उन्होंने जो जातिवाद के बल पर ही कि हमारे, ये ठीक है पिछड़ों के साथ अत्याचार हुए होंगे, बपर जाट ने जब किया होगा, लेकिन चरवाहा स्कूल कहीं दिखाई देता है बिहार में? वही बता दें। वो तो छोड़ दिए, चरवाहा लोगों को यही कि हम उनके लिए स्कूल बना रहे हैं, वो तक कहीं आज तक कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। अब तो उनकी सरकार, और ये भी सही है, उसके बाद तो कांग्रेस आई नहीं, लगातार उनकी और नीतीश जी की सरकार रही। नीतीश जी पहले, मेरे बाकायदा टीवी इंटरव्यूज है जब उन्होंने कहा लालू के साथ मैं जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जब उनके साथ खड़े हैं तो जातीय जनगणना पे। और राहुल गांधी, जो अभी आपने उदाहरण दिया, राहुल गांधी उस कांग्रेस पार्टी में जिसके उनके पिता, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, आज भी वो नवार टाइम्स की फाइल में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि हम इस तरह से जाति के आधार पर करेंगे, आरक्षण भी देंगे, तो उसका कितना नुकसान होगा। इससे बिल्कुल ऐसे लोग आ जाएंगे जिससे कि पूरी समस्या ही विकराल हो जाएगी। और लोग का, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, उन्होंने बुद्धू शब्द इस्तेमाल किया था, उनका प्रभुत्व हो जाएगा। क्योंकि आप यदि योग्यता, आप उसकी आमदनी के हिसाब से पिछड़ा न मानेंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए जातीय जनगणना ठीक है, राजनीति के लिए उन्होंने लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे न कल्याण होता है। हाँ, कोई टैक्स पेयर है, आप ये कह सकते हैं कि भाई यदि किसान है आलोक जी, खुद का तो आलोक जी खुद का तो कल्याण होता है, खुद का तो कल्याण होता दिख ही रहा है ना भाई। इनको अल्टीमेटली अगर याद आया तो सिर्फ कास्ट का कार्ड ही याद आया ना। 63% अगर अब भी आप ओबीसी पर रिलाय करते हैं तो किसकी खामी है ये, किसकी नाकामी है? आपकी। पर कैपिटा इनकम में बिहार लगातार पिछड़ा हुआ है, वो आंकड़ा अभी मैं दिखाता हूं, फिर अरविंद जी के पास जाऊंगा। तो किसकी नाकामी है? आपकी। लेकिन क्योंकि आपकी राजनीति जो है वो टिकती नहीं है बिना जात के, इस कारण से आपको जात का कार्ड जो है वो खेलना पड़ रहा है। विकास का कार्ड क्योंकि आपको भारी पड़ जाएगा अगर ये बताना पड़ जाएगा कि भैया हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य बजट कितना होता है 16,000 करोड़ रुपए का, लेकिन हम बिहार ठहरता कहाँ है? बिहार ठहरता है 18वें नंबर पर, और वहाँ पर एम्बुलेंस घोटाला जो होता है वो कैसे नजर आता है। तो अरविंद जी, पर कैपिटा इनकम का जहाँ पर मैं बात करूँ, ये आंकड़ा भी देखना चाहिए। ये बिहार का ही आंकड़ा लेकर के बैठा हूँ सर। 1990-91 में 2,660 प्रति व्यक्ति आय थी सर, और देश की थी 5,365। ये आंकड़ा मैं चाहूंगा स्क्रीन पर भी लेकर आया जाए। और जो फर्क था वो 2,705 का था पर कैपिटा इनकम का। 2004-05 में 7,914 बिहार की हो गई और देश की हो गई 24,143, जो फर्क हो गया 16,281। 19-20 में 46,664 बिहार की है पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय 1,34,000 है देश की, और जो फर्क है 88,000। तो हमने बिहार को फिर क्या दिया प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से? फिर ये बताइए, जब जात का हम ये पूरा पिटारा लेकर के एक बार फिर से बैठे। देखिए, ये जाति के और आर्थिक आंकड़ों की तुलना करना अपने आप में आग और पानी, मैं कहूँगा कि इन दोनों में मेल नहीं है, और इनको एक साथ रखने से असल में पूरी बात नहीं समझ में आती। आर्थिक आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में जो पिछले 30-35 साल की पॉलिटिक्स चली है उसमें आर्थिक आंकड़ों का तर्क भी प्रभावी होने लगा है। भाजपा का जीतना वहाँ काफ़ी मजबूती से पिछली दफे भी, और भाजपा की घुसपैठ, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, खास तौर से दलितों के एक सेक्शन में बीजेपी ने अच्छे ढंग से घुसपैठ। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स ही लगातार 30 साल से, वहाँ 35 साल से शासन में रही है। तो जो आर्थिक आंकड़े आप दे रहे हैं उन पे बड़ा सवाल उठाते हैं, और बीजेपी के इमरजेंस का भी मैं मानता हूँ, उसकी एक वजह ये थी। लेकिन आज फिर जाति गिनती, जनगणना, जाति जनगणना के सवाल ने जिस तरह से बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया है, और जिस तरह से हम सब आप अब चर्चा करने लगे हैं कि क्या भाई ये मंडल फेज 2 शुरू हो रहा है, और इसका असर जिस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाति का गणित अभी तक पोलराइजेशन जाति के नहीं थी, तो वहां ये मसला पहुंच जाए, राजस्थान में पहुंच जाए, जहां अभी तक बिहार, उत्तर प्रदेश की बात हम मानते थे,
और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह से जीत हासिल की है और जो भी आंकड़े सीएसडीएस समेत आए हैं जातिगत, वो ये बताते हैं कि पिछड़ी जातियों का वोट ही नहीं, यादवों का वोट भी बीजेपी को ठीक ठाक अनुपात में मिलने लगा है। तो इसका मतलब कि बीजेपी ने अब तक जो हासिल किया था और मंडल के लीडरशिप ने जो फेल्योर अपने दिखाया था समाज को और दुनिया को, उससे वो गणित फिर पलटने लगा है। और ये पलटना इसीलिए है कि जाति शायद और ज्यादा मजबूत की है। तो इसलिए जाति जन्म से आती है, आर्थिक आंकड़े कर्म से आते हैं। तो कर्म वाले आंकड़े अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उनको सुधारने की क्षमता जाति में किसी भी व्यक्ति में है। वो किसी भी जाति में जन्मा हो, वो अपने आर्थिक हिसाब तो किताब लड़ाई को तो फिर यही लेकिन चल रही है ना जन्म से जो जाति है कि कर्मा के उसको कोई ऊपर नहीं पलटता। सर, कर्मा के ऊपर कि कर्म अच्छे नहीं तो इसलिए दोबारा जन्म लेकर के आ गए, कि दोबारा जन्म लेकर के आ गए, दोबारा तबीले राजभर कह रहे हैं 3% राजभर, इसके अलावा क्या वोट मिलेगा? सर मुझे एक बात बताइए, 3% जो राजभर हैं उसके अलावा राजभर का कहीं और वोट मिलेगा अगर वो किसी और जात से अगर लड़ जाएं? अनुसुईया पटेल हैं, उनका जो पटेल वोट बैंक अगर छिन जाए तो मुझे एक बात बताइए, और किसी कास्ट से कहाँ उनको वोट मिल जाएगा? नहीं, आप उसी बिहार की पॉलिटिक्स देखिए, राजभर की नहीं। मैं तो भूमिहारों की पॉलिटिक्स कहता हूँ, जिसके श्री बाबू 17 साल तक बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और भूमिहार अपने को बिहार का लीडर मानते थे, और लालू यादव से विरोध की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा भूमिहारों ने। और आज की तारीख में आप देखिए कि लालू यादव की पार्टी ने भूमिहारों को राज्यसभा भेज के ये सिग्नल देना शुरू कर दिया, और उसके लिए मारामारी शुरू हो गई कि ललन जी असली भूमिहार हैं, कि बीजेपी के नेता असली भूमिहार हैं, कि आरजेडी वाले भूमिहारों के ही टेस्ट। तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि इसमें छोटे से छोटे ग्रुप को भी सपोर्ट मिलेगा और बड़े से बड़ा ग्रुप भी डरा रहता है। जिन कंस्टिट्यूंसीज में एक जाति का दबदबा है या एक कम्युनिटी का, मैं कहूँगा, जैसे मान लीजिए बिहार के और उत्तर प्रदेश के कई सीटों पे मुस्लिम वोट इतने हैं कि वो निर्णायक, लेकिन इसके बावजूद उसमें मुस्लिम समाज भी टूटता है, और टूटता है जाति के बेसिस पे, तो जाति के अपने डिवीजन के बेसिस पे। और बड़े मजे से किशनगंज सीट भी अभी बीजेपी जीत गई है, बड़े मजे से यहाँ जो यूपी की ऐसी सीटें हैं उन पे बीजेपी जीत जाती है। माने आजम खान की सीट पर भी बीजेपी जीती है। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ ये प्रभावी है और वो प्रभावी नहीं है, जाति का गणित अपने ढंग से चलेगा, और छोटी जातियां, बड़ी जातियां, ये सब डेमोक्रेसी जो सीएसडीएस का ही एक सर्वे है बड़ा, कि हर ग्रुप अपने को माइनॉरिटी मानता है इस मुल्क में। ब्राह्मण है तो ऐसे ताकतवर बहुत दिखाई देगा, लेकिन जब वोट की गिनती होगी तो वो अपने को माइनॉरिटी। ठीक है, मैं इससे पहले कि अनुराग के पास जाऊं, ज्यादा मान लीजिए अभी गिनती दिखाई दे रहा है और पॉलिटिकल ताकत दिखाई दे रहा है, लेकिन अहिर जब प्रशासनिक ताकत की बात आती है, आर्थिक ताकत की बात आती है, तो अहिरों को अपनी सीमा तुरंत समझ में आने लगती है। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ तो हम कमजोर हैं, यहाँ हमसे नहीं चल। आप गिनती ब्यूरोक्रेसी की बार बार वो करते हैं, एकेडमिक्स की गिनती करते हैं, तो इसलिए वो कमजोरी ज्यादा, तो सब चीज मिला जुला के डेमोक्रेसी। बात तो शोषित और वंचित की हुई थी ना, बात तो हुई थी यहाँ पर कास्ट की तो हुई नहीं थी, तो कास्ट आ गई, बात तो यहाँ पर कास्ट की हुई नहीं थी, बात वर्ग की हुई थी। लेकिन अनुराग, आप इस बात को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं जब हम बात करते हैं इसी जात की? क्योंकि अगर ये फिर अगर जो है जात का प्रेजेंस तो रहेगा ही रहेगा, तो फिर ये जो लेकर के आया है जो जाति जनगणना जो नीतीश कुमार ने करवाई है, ये रिपोर्ट कार्ड फिर क्या कहता है? मेरे मायने में अगर मैं आर्थिक लिहाज से देखूंगा तो ये आपका फेलियर है, जिसमें आप गरीबों को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, पिछड़ों को पिछड़ा ही रहने देते हैं, वो तो आपका फेलियर नजर आता है। लेकिन जाति के लिहाज से आप क्या कहना चाहते हैं कि इतनी जाति इंटैक्ट है और मेरी वोट जो है वो यही जाति है? बोलिए अनुराग। अनुराग नहीं, आलोक जी, इसी चीज को अगर आगे बढ़ें, मतलब फिर ये रिपोर्ट क्या, फिर मैं नीतीश कुमार क्या लेकर के आए? मतलब एक तरीके से जैसे गरीबों के मसीहा, छोटी से छोटी, पिछड़ से पिछड़ी जातियों के मसीहा के तौर पर जो है वो इस भाव में नजर आ रहे थे कि मैंने जो पूरा देश में कोई ना कर पाया, जो ममता ना कर पाई, जो मायावती ना कर पाई, जो कोई और ना कर पाया, वो मैंने कर दिखाया। सर लेकिन आपने क्या कर दिखाया? ठीक है, ये आग और पानी का मिलन है, अरविंद जी कह रहे हैं,
लेकिन आपने क्या कर दिखाया? वो तो एक रिपोर्ट कार्ड ये भी दिखाता है ना, गरीब, पिछड़ा और अति पिछड़ा, और जो पर कैपिटा इनकम है, आप कहाँ हैं बिहार में, ये भी दिखता है। सचिन जी, यही मैं तो इस बात को जोड़ूंगा। अरविंद जी वैसे कह रहे हैं, मैं थोड़ा इसलिए असहमत हूँ। जन्म से कैसे पैदा होता है? जन्म से कहीं जाति होती है? उतना काम किया है, जन्म से नहीं पैदा होता है। उसके बाद उसके यदि आप पुराने हिसाब से देखेंगे भारत के, तो कहा जाता है वो क्या काम करता है, उसके आधार पर उसकी जाति तय होने लगी थी कि ये काम मिस्त्री का करेगा, ये आदमी बाल काटने का काम करेगा, ये आदमी ये करेगा। यदि वो स्थिति दुनिया में भारत में बदली है, स्थितियां बदली हैं बड़े पैमाने पर। बिहार जैसे प्रदेश में जो कह रहे हैं ना, जो आमदनी 2% आप बड़ी बता रहे, इसलिए कि बिहार के लोग जो बाहर आ गए, लाखों लोग बंबई और दिल्ली पहुंचे या विदेशों में बैठे हुए हैं, उससे उसकी आमदनी वहां जो पैसा भेजा उसको आप परिवार उनका थोड़ा ठीक हुआ। वरना वहां रहने वालों को तो एक जातीयता की हाथी हथौड़ा, मतलब जिसको कह सकते हैं कि आप ऐसा लीजिए तो एक डिवाइड करिए समाज में, और जो गरीब है वो गरीब ही रहे, खाली लाठी लेकर जो नक्सली करते हैं वही एक तरीका है। जाति को जीवित रखने का लक्ष्य है कि आप ये कहें कि जाति के आधार पर आप वोट दे दीजिए और जीत जाइए। आप चाहे ब्राह्मण को जिताना चाहते हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट दे दे, पिछड़ा है पिछड़े को दे दे। ये कतई किसी भी तरह से जाति के आधार पर, और ये जो नया जो कहा है बीजेपी ने वोट नहीं, बीजेपी को नहीं, बीजेपी कई राज्यों में हारी भी ना, कर्नाटक में अभी हारी, क्या वहां इतनी गरीबी है? लेकिन बीजेपी ने सबको देने का जो लक्ष्य बनाया। आरएसएस भी बार बार ये कहता है कि हिंदुओं की बात करता है, वो ये नहीं कहता, मुस्लिम को भी कहता है हमारे ही है वो। इसलिए जाति के आधार पर नहीं, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसके पहले आप रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह प्रोफेसर सर संचालक थे, उनका इंटरव्यू देखिए, सुदर्शन जी का देखिए, मोहन भागवत का देखिए, और भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी का देखिए। वाजपेयी क्या ब्राह्मण होने के आधार पर हुआ? पिछड़ों का यदि उन्होंने कुछ काम किया होगा, सड़कें यदि बनी, मेरा ये मानना है कि सड़क, अस्पताल, ये सुविधा की वजह से बीजेपी को फायदा मिला। पिछले वर्षों में महिलाओं का जो समर्थन मिला है, आज भी वो जो अपेक्षा करते हैं वो इसलिए मिल रहा है। लालू यादव बर्बाद, वो ठीक है, उन्होंने फिर से संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने जिन जातियों का नाम लिया वो वही है गया, जिन लोगों ने, कांग्रेस ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने बड़े पैमाने पर दलितों की हत्या की, उनको राज्यसभा तक का दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया में अब नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को इसलिए कांग्रेस का सफाया हुआ। लेकिन जब विकास की बात आती है, यदि उनमें जो ठीक लोग आए थे ईमानदार, वो फिर भी अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का सफाया हो गया। तो अभी न केवल लालू और नीतीश, मेरा ये कहना है कि जाति का जो जहर है आप यूपी, वो कांग्रेस यूपी आ जाइए ना सर, कांग्रेस ये पाप कर रही है। आप यूपी आ जाइए सर, अखिलेश, मुलायम सिंह यादव, इधर यादव, लेकिन क्या अब यादव परिवार, यादव कुनबा, यादवों का क्या हाल? लेकिन वैसे है यादव पिछड़ा। मुझे एक बात बताइए, और वैसे जो है कहाँ तक किस तरीके की पॉलिटिक्स हुई, और क्या माफिया रणनीति और क्या माफियाओं ने राज किया, सबने देखा। आजम खान, तमाम बड़े नेता। देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो लोग ऐसे लाठी लेकर के वो दूसरी जाति के लोगों को भड़का करके बंदूक उनके हाथ में देना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि भाई आप उसके बल पर बूथ कब्जा करो। क्यों चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव के समय क्यों कहने लगी वापस वही डिब्बा मिल जाए और बूथ पर कब्जा कर ले? यदि कहीं दलित है, चाहे उसको बूथ पर कब्जा करे, वो नहीं वोट डाले, वो विकास के नाम पर वोट नहीं डाले। यही लालू यादव चाहते हैं। लालू यादव ने नौकरियों में क्या भ्रष्टाचार, अभी जो केस आया है नया, उसमें रेलवे वाले के सत्ता काल का भी, वो जाति के पिछड़ों को थोड़ी दे रहा था। जो रिश्वत दे दिया उसको दे दिया, बाकी पिछड़ा रहे, गरीब रहेगा तो और लाठी लेके घूमेगा और फिर वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा। तो उनकी जो पॉलिसी है वो केवल जातिगत विद्वेष पैदा करना, जहर फैलाना, और उसके बल पर डंडे और बंदूक से सत्ता को काबू करना, और दूसरे लोग हैं उससे समाज में विषाक्त भाव। बराक ओबामा यदि राष्ट्रपति बने, वहां ब्लेक्सर कितना वो हुआ, हमारे यहाँ जगजीवन राम हुए, आज भी उसके पहले राष्ट्रपति भी हुए। तो कई लोग उस दलित से हो, सिख समुदाय से हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग आगे आए हैं। वो नीचे से आए, वो जूता बनाते थे। डॉक्टर कलाम जो है, उनका परिवार कितना गरीबी से आया था। तो गरीब और अमीर की जो बात है वही एक आधार हो सकता है। मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, एक मनीष खेमका है, आज ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बसते हैं और बड़े पुराने वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई टैक्स के आधार पर गणना करिए ना आप, उसके आधार पर लोगों को कुछ सुविधाएं देना हो तो दीजिए, जातिगत आधार पर देना, जातिगत आधार पर लाभ देना क्यों कर रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीजें जो है समाज में एक बड़ी जागृति आई है,
उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य आपने ठीक कहा था, मध्य प्रदेश में कहाँ जाति की ज्यादा बातें होती थी, तो मैं वही तो नहीं, और जानते नहीं थे आज से 40 साल पहले। जातिगत आधार पे भी अगर आपको देना है तब तो मैं वही, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन करना होगा ना कि आप ठीक है, आप कुर्मी थे, आप प्राउडली कहते थे कि आपको ओबीसी का वोट मिलता है, तो आपने हो सकता है अपनी जाति को जो है वो 63 की बजाय जो है कई 5-7-8% जो है और कम लेके आए होते, उसको बाहर निकाल दिया होता, उसका क्रेडिट ले रहे होते। आपने तो वही स्टेटस को बना करके रखा। अब वहीं जो सामान्य है 15%, उसमें 4% आलोक जी अशराफ आता है, और वो अशराफ जो है वो उसमें अशराफ जो है वो मुसलमान चीख का काम करता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चीख का काम करती है। अब वो अगड़ों में आता है लेकिन वो आरक्षण नहीं ले सकता, वो क्योंकि वो अगड़ा है। अब यहां पर जो बात कीजिए, जो यादव है उसे ये मिलता ही रहेगा, जो कुर्मी है उसे ये मिलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व है। ये भी तो इन कंपैरिजन है ना। अनुराग, एक कमेंट आपका, क्योंकि पहले वॉइस प्रॉब्लम थी, आ नहीं पाया था। जी, मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया था, इसलिए अगर बताएंगे तो मैं आपको यही कह रहा था ना, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना कि बात तो शोषित और वंचित की हो रही थी ना, बात फिर 2 दिन चले 2.5 कोस की आई ना फिर। बिल्कुल ठीक है। देखिए 17.7% अगर मुसलमान है, उसमें से अभी तक का जो आंकड़ा आया है उसमें यह है कि 4% के आसपास उसमें अगड़ी जाति के लोग हैं मुसलमानों में। तो ये दुधारू तलवार भी हो गया। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर ऐसा ही है तो फिर नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव कुर्सी छोड़ें और फिर मुसलमानों को इसमें भागीदारी दें और इस गणना के आधार पर दें, तो हो सकता है कि पॉलिटिकली एक बड़ा इस समय जो स्टेप उठाया है बिहार सरकार ने, वो ठीक है कि हो सकता है उनको माइलेज दे जाए, लेकिन ये डिवीजन वहां भी पैदा करेगा कि मुस्लिम्स में भी अगर जो पिछड़ा वर्ग था, अति पिछड़ा वर्ग था, उनको कितनी परसेंट आबादी मिली। और माय के यानी कि यादव और मुसलमानों के कॉम्बिनेशन पर 33 साल राज करने वाले, चाहे वो लालू यादव हो चाहे अब नीतीश कुमार हो, उनके सामने भी ये समस्या पैदा हो सकती है कि आखिरकार जो पिछड़ा वर्ग रहा है जाति क्या था मुसलमानों में। मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त एक ब्रेकिंग मुझे लेनी पड़ रही है। उज्ज्वला योजना को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि मीटिंग हुई थी केंद्रीय कैबिनेट की और इसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला है इस वक्त। ये बड़ी खबर, उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी का ऐलान किया गया है। उज्ज्वला के तहत 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी 200 से बढ़ाकर अब 300 कर दी गई है। पहले 200 की सब्सिडी थी, अब ये बढ़ाकर 300 कर दी गई है। तो उसके बाद मंथली रेंट का 4 गुना भुगतान करना होगा, खाली नहीं करने के बाद। आप ऐसा मत सोचना खाली करने के बाद करना है, खाली नहीं करने के बाद, इनके जो रेंट एग्रीमेंट जितने समय तक के लिए है उसके बाद तक। मेरी ओर से इतने ही विषय थे। मैं माननीय किशन रेड्डी जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया करके जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें, और जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना के लिए आज मंजूरी की गई है उसके लिए, और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को लेके भी जो एक बड़ा निर्णय आज किया गया है, ताकि तेलंगाना और आंध्र के हितों के बारे में और पानी के बंटवारे के बारे में और स्पष्टीकरण आ जाए। किशन रेड्डी जी। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मुरुगन जी और सभी पत्रकार बंधु, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना का दृष्टिकोण से तेलंगाना जनता को आज अलग अलग 3 विषय पर चलिए, उज्ज्वला पर ये 200 रुपए की जो सब्सिडी थी अब ये 300 रुपए की सब्सिडी हो गई है। मेरे साथ 3 मेरे खास मेहमान बने हुए हैं। अब इसी को आधार अगर बनाया जाए, अरविंद जी, मुझे हालांकि रुक करना है किस्सा कुर्सी का दूसरी बड़ी खबर का, तो उज्ज्वला की 200 की जगह जो अब 300 सब्सिडी हुई है, अब उसका आधार क्या होना चाहिए? उसका आधार तो यही होगा ना, वो जो गरीब है उस तक वो सब्सिडी पहुंचनी चाहिए, या फिर जिसकी जाति में बटा जो समाज है, या फिर जाति के आधार पर पहुंचनी चाहिए। तो ये भी एक बहस है। खैर, इसलिए हम ये आज इस चर्चा को लेकर के आए हैं। लेकिन